क्या तुम्हें पता है श्रेक का डिजाइन एक रियल लाइफ इंसान से इंस्पायर्ड था और स्ट्रेंजर थिंग्स में स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर पहले ही सीजन में मरने वाला था और एमसीयू का मेन स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड बनने वाला था। जी हाँ, इसी तरह आज के वीडियो में हम ऐसे ही रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। जब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के ओरिजिनल पायलट स्क्रिप्ट में स्टीव हैरिंगटन के कैरेक्टर को मार के उसका आर्क खत्म करने का प्लान किया गया था। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स के पायलट स्क्रिप्ट में स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर ओरिजिनली बिल्कुल अलग लिखा गया था। डफर ब्रदर्स ने स्टीव को डिस्क्राइब किया था एज द बिगेस्ट डूशबैग ऑन द प्लैनेट, मतलब एक ऐसा एरोगेंट, रूड, सेल्फिश टाइप का बंदा। प्लान तो ये भी किया गया था कि सीजन 1 के एंड तक उसे या तो साइड लाइन कर दिया जाए या उसे मार ही दिया जाए। लेकिन इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर जॉय केरी, इनका परफॉर्मेंस, उनकी लाइकेबिलिटी, चार्म और नेचुरल करिश्मा ने क्रिएटर्स का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। दे लिटरली फेल इन लव विद द आइडिया ऑफ गिविंग स्टीव अ रिडेम्पशन आर्क और वहीं से स्टीव का कैरेक्टर रीराइट हुआ, मोर नुआंस्ड, मोर फ्लॉड बट कैपेबल ऑफ रियल ग्रोथ। तो स्टीव के फैंस, क्या आपको ये फैक्ट पता था? अगर नहीं तो ये फैक्ट जानने के बाद आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पता है केविन फाइगी को थोर को लेकर एक रिग्रेट है जो उन्होंने कन्फेस भी किया है। उनका कहना यह है कि वो थोर को उसकी पहली मूवी में ब्लॉन्ड आईब्रोज देने पर अभी काफी रिग्रेट करते हैं। थोर की फर्स्ट मूवी में उनको बस एक ही ऑब्सेशन था, थोर इज ब्लॉन्ड। सिर्फ बाल ही नहीं, उन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ के आईब्रोज तक डाई करवा दिए। फाइगी बोलते हैं कि आज जब मैं कुछ शॉट्स देखता हूँ तो आई एम लाइक, ओह माय गॉड, दैट पुअर गाय। आईब्रोज डाई करवाना, दैट वाज रिडिक्यूलस। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस फिल्म में काम नहीं करते तो शायद उन्हें आगे जाके एमसीयू में आयरन मैन का रोल नहीं मिलता। किस किस बैंग बैंग रॉबर्ट डाउनी जूनियर के करियर में एक डिसिसिव टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद इस फिल्म को अपना कॉलिंग कार्ड कहा है, वो रोल जिसने उन्हें टोनी स्टार्क या आयरन मैन बनने का रास्ता दिखाया। जब जॉन फेवरे आयरन मैन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने किस किस बैंग बैंग में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस देखी और उसी परफॉर्मेंस ने उन्हें स्ट्रांगली कन्विंस किया कि हाँ, यही एक्टर टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फिट है। यही वजह है कि ये फिल्म इनडायरेक्टली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बर्थ से भी कनेक्ट होती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए ये फिल्म सिर्फ करियर रिवाइवल नहीं थी, बल्कि ये फिल्म उनकी लाइफ में इतनी पर्सनल इंपॉर्टेंस रखती है कि उन्होंने इसे अपनी खुद की फेवरेट फिल्म भी कहा है। तो आप में से जिन जिन लोगों ने आरडीजे की किस किस बैंग बैंग मूवी देखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस बैंग बैंग ये आरडीजे के लिए कॉलिंग कार्ड क्यों साबित हुई। द एवेंजर्स मूवी का ये मूवमेंट बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था। इस सीन में टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर और स्टीव रॉजर्स से बात करते करते कैजुअली उन्हें ब्लूबेरी ऑफर करता है और ब्लूबेरी ऑफर करने के बाद जो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन ब्रूस बैनर यानी मार्क रुफेलो के चेहरे पे है वो बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये मोमेंट आरडीजे ने वही चालू सीन में इम्प्रोवाइज किया था। दरअसल रॉबर्ट डाउनी जूनियर सेट पर अक्सर अपने स्नैक्स छुपा कर रखते थे, ऑब्वियसली कभी भूख लगी तो खाने के लिए। जहाँ आरडीजे को इस सीन को शूट करते वक्त भूख लग गई थी तो क्या उन्होंने वही स्नैक सीन में इंक्लूड कर दिया। मार्क रुफेलो थोड़ा कंफ्यूज दिखते हैं, लेकिन उन्होंने और क्रिस एवंस ने सीन को ब्रेक किए बिना कंटिन्यू कर दिया और ये मूवमेंट बन गया फैंस के लिए एक आइकॉनिक बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया। क्या तुम्हें पता है कि द एवेंजर्स के इस आइकॉनिक शवरमा सीन में सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही क्यों कुछ नहीं खाता है? दरअसल बात यह है कि इस आइकॉनिक पोस्ट क्रेडिट सीन को मूवी प्रीमियर होने के बाद शूट किया गया था। We are shooting one more scene tonight. सभी एक्टर्स को वापस आके ये पोस्ट क्रेडिट सीन शूट करना पड़ा, लेकिन तब तक क्रिस एवंस ने ऑलरेडी अपनी अगली फिल्म स्नोपियर्सर की शूटिंग शुरू कर दी थी, जिसमें उन्हें उनके कैरेक्टर के लिए दाढ़ी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी और तब तक अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ा भी ली थी और इसी वजह से वो अपनी दाढ़ी हटा नहीं सकते थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका को द एवेंजर्स में दाढ़ी नहीं होती, जिसके वजह से मेकअप टीम ने क्रिस एवंस के फेस पर एक फेक प्रोस्थेटिक जॉ लगाई उनकी दाढ़ी छुपाने के लिए। इसलिए कैप्टन अमेरिका इस सीन में बिना कुछ कहे या बिना कुछ खाए चुपचाप बैठा रहता है। क्या तुम्हें पता है हैरी पॉटर का रोल प्ले करने वाले एक्टर डैनियल रैडक्लिफ के हाथ से हैरी का रोल ऑलमोस्ट छूट गया था। जी हाँ, क्रिस कोलंबस जो पहले 2 हैरी पॉटर मूवीज के डायरेक्टर थे, इन्होंने डैनियल को सबसे पहले 1999 की बीबीसी टीवी सीरीज डेविड कूपरफील्ड में देखा था और तुरंत उन्होंने डैनियल को ऑडिशन के लिए अप्रोच किया, लेकिन उनके पेरेंट्स ने इनिशियली रिजेक्ट कर दिया। His parents do not want him involved in this world. They don't want him to take this role. क्योंकि फिल्म एलए में फिल्म होने वाली थी, जो कि उनके बच्चे के लाइफ में बड़ी डिसरप्शन होती, साथ ही में ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी। लेकिन बाद में कैसे तैसे डेविड हेमन ने उन्हें कन्विंस कर दिया और डैनियल ने इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह एक पूरी जनरेशन को अपना आइकॉनिक हीरो हैरी पॉटर मिल गया। हैरी पॉटर में इनिशियली
वोल्डेमॉर्ट का डिजाइन कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था। जहाँ अब तक आप सभी ने एक गंजा बिना नाक का वोल्डेमॉर्ट देखा है, पर इनिशियली वोल्डेमॉर्ट का डिजाइन काफी ज्यादा क्रीपी और टेरिफाइंग था। अर्ली स्टेजेस में डिजाइन टीम ने एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, एक ऐसा सरपेंट लाइक चेहरा जिसमें ब्लेजिंग रेड आईज और रेजर शार्प टीथ थे, जो ओरिजिनल बुक के डिस्क्रिप्शन से काफी हद तक क्लोजली रेजोनेट करता था। लेकिन बाद में इस डिजाइन को बहुत टेरिफाइंग होने की वजह से स्क्रैप कर दिया गया और फिर फाइनल वर्जन में कुछ स्नेक लाइक फीचर्स तो रिटर्न किए गए, लेकिन ओवरऑल लुक ज्यादा ह्यूमन बनाया गया ताकि वोल्डेमॉर्ट क्रीपी तो लगे लेकिन व्यूअर्स को एक्सेसिवली टेरिफाइंग भी ना लगे। तो आपका क्या ओपिनियन है वोल्डेमॉर्ट के इस इनिशियल डिजाइन पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस सीन में जो आरडीजे की बॉडी दिखाई गई है वो असल में आरडीजे की बॉडी है ही नहीं। जी हाँ, आयरन मैन से ये सीन जिसमें पेपर टोनी के चेस्ट से पुराना आर्क रिएक्टर रिप्लेस करने में मदद कर रही होती है, जहां ये सीन बिना किसी सीजीआई के शूट किया गया है, बल्कि आरडीजे ने इस सीन के लिए एक प्रोस्थेटिक फेक चेस्ट पीस यूज किया था। ये प्रोस्थेटिक उनके चेस्ट के ऊपर अटैच किया गया था और वो इस सीन में एक्चुअली उस प्रोस्थेटिक के नीचे बैठे थे। इस प्रोस्थेटिक के अंदर एक आर्टिफिशियल कैविटी बनाई गई थी जहाँ पेपर का हाथ एक्चुअली अंदर जाता हुआ दिख सके। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल गुई मटेरियल भी यूज किया गया था ताकि सीन और ज्यादा रियल और अनकंफर्टेबल फील दे। इस कैरेक्टर के एनिमेशन ने ऑडियंस को इतना नाराज किया कि मेकर्स ने इस कैरेक्टर को रीएनिमेट करने के लिए मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी। It's the biggest piece of dog shit. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनिक द हेजहॉग कैरेक्टर की। जब सोनिक मूवी का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस ने सोनिक के डिजाइन को काफी नेगेटिवली रिएक्ट किया था। लोगों को उसका फेस, आईज, टीथ, ओवरऑल जो भी कुछ इनके हिसाब से इन्होंने रियलिस्टिक लुक तैयार किया था वो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये लुक गेम वर्जन से काफी डिफरेंट भी था। फैंस ने इंटरनेट पर भर भर के क्रिटिसिज्म किया, मीम्स बनाए और बैकलैश तो इतना बड़ा हो गया कि स्टूडियो ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो कैरेक्टर को रीडिजाइन और रीएनिमेट करेंगे। उसके बाद पूरी वीएफएक्स टीम ने सोनिक का मॉडल दोबारा एनिमेट किया, बिगर आईज, कार्टूनिश प्रोपोर्शंस और गेम एक्यूरेट अपीयरेंस के साथ। जहां ये हॉलीवुड का एक रेयर एग्जांपल माना जाता है जहां स्टूडियो ने ऑडियंस फीडबैक को सीरियसली लेकर ऑलमोस्ट पूरा कैरेक्टर रीडिजाइन कर दिया। क्या टॉम हॉलैंड के बजाय एंड्रयू गारफील्ड मेन एमसीयू के स्पाइडरमैन बनने वाले थे? जी हाँ, एंड्रयू गारफील्ड ऑलमोस्ट एमसीयू के स्पाइडरमैन बनने से रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इस क्रॉसओवर का आइडिया जिसमें ऑस्कॉप टावर को द एवेंजर्स के स्काईलाइन में इंक्लूड करने का प्लान था। फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंडर परफॉर्म करने के बाद सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज ने एक वक्त पर एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को शेयर्ड यूनिवर्स में कंटिन्यू करने का ऑप्शन कंसिडर किया था अराउंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के डेवलपमेंट फेज में, लेकिन केविन फाइगी ने एक यंगर वर्जन के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने पर फोकस किया, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज का फुल रिबूट हुआ और बाद में टॉम हॉलैंड को कास्ट किया गया एज न्यू स्पाइडरमैन। इस पोस्टर के पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है। ये पोस्टर है टिमोथी शालामे की 2019 की द किंग मूवी का और अभी आप जो पोस्टर देख रहे हो वो एक्चुअली कोई मूवी के लिए स्पेशली खींची हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि वो तो बस एक बिहाइंड द सीन्स फोटो था जिसमें टिमोथी डायरेक्टर डेविड मिशूट की बात ध्यान से सुन रहे हैं और उसी कैंडिड बीटीएस मूवमेंट को थोड़ा एडिट करके ऑफिशियल मूवी पोस्टर बना दिया गया। एकदम सिंपल, रॉ और सरप्राइजिंगली इफेक्टिव। यू नो, समटाइम्स ऑथेंटिसिटी वर्क्स बेटर देन हेवी मार्केटिंग। श्रेक का कैरेक्टर इस रेसलर से इंस्पायर हुआ था। जी हाँ, भले ही ड्रीम वर्क्स ने कभी ऐसी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन तो दी नहीं, पर बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि श्रेक का लुक और उसकी स्पिरिट भी उस रेसलर से इंस्पायर्ड थी। इस रेसलर का नाम है मॉरिस टिले। ये एक फ्रेंच रेसलर हुआ करते थे 1940s में, जहां 20 साल की उम्र में टिले के शरीर में एक्रोमेगली डेवलप होना शुरू हो गया था, एक ऐसी रेयर कंडीशन जिसमें शरीर के बोन्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस ड्रास्टिकली बदल गया। जहां इस रिजेम्बलेंस को मेकर्स ने कभी ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया, पर स्टिल कुछ फैंस ऐसा मानते हैं कि उन लोगों को श्रेक और द फ्रेंच रेसलर में रिजेम्बलेंस दिखता है। और साथ ही में ऐसा भी माना जाता है कि मूवी में ये दिखाया हुआ रेसलिंग सीन एक हिडन ट्रिब्यूट है द फ्रेंच रेसलर के लिए। तो आपका क्या कहना है इस फैक्ट पर? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना। जिसके साथ आज का ये वीडियो यही खत्म होता है और अगर आप में से कोई मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहा है तो